हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन को हम नॉर्मली जैसे हम लोग एक जगह पर खड़े होकर चारों ओर घूम लेते हैं या डांस करते हैं, जैसे घूमर डांस होता है, उस गति को जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है एक्सिस पर, तो इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और जब हम लोग किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं या किसी पोल या कोई चीज़ उसके चारों ओर घूमते हैं, तो वो गति परिक्रमण कहलाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमती है या गति करती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का ये जो अक्ष है, ये रियल में कोई पृथ्वी पर अक्ष नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्ष की सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का ये जो अक्ष है, इसके कक्षीय सतह से, ये कक्षीय सतह हो गया, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो यह समतल बना है, और जो समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है ये समतल, इसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। इसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा, पृथ्वी सूर्य से क्या प्राप्त करती है? प्रकाश, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, इसका स्वयं का प्रकाश और उसमें नहीं होता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान। पृथ्वी का आकार गोले होने के लिए कारण इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोला है, इसी कारण एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? जो दिन और रात को दो बराबर भागों में बांटता है उसी को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर मतलब एक बार अपने अक्ष पर घूमने में, अपने धुरी पर घूमने में कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे। और घूर्णन के समय को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जो अपने अक्ष पर एक घूर्णन काल करती है 24 घंटे में, इसी घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये हमारा पृथ्वी पूरा, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये है अक्ष, पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो ये अक्ष है या घूर्णन। पृथ्वी हमेशा इसी पॉइंट पे घूर्णन करती है, तो इस पे जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है तो इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी का अक्ष ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होकर पृथ्वी का अक्ष थोड़ा सा झुका है। कितना झुका है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यही झुकाव के कारण यह अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसीलिए आधे भाग पर दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और उसके अपोजिट पीछे वाले भाग में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ रात होता है। तो प्रदीप्त वृत्त ऐसा वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है। ये प्रदीप्त वृत्त हो गया, यह दिन को रात से विभाजित करता है। जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती हैं वह पार्ट, और जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं उन दोनों के बीच में एक रेखा खींची जाती है, तो इस रेखा को प्रदीप्त रेखा कहा जाता है या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? तो सूर्य के जिस तरफ
पृथ्वी का भाग होगा वहाँ हमेशा दिन होगा और उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा? दिन और रात नहीं होगी। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करे तब इसका क्या असर पड़ेगा कि ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं जिससे मानने में आसानी रहे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के जो 6 घंटे बचे होते हैं उनको मिलाकर एक दिन बना लिया जाता, यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो एक दिन बनता है इस दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जब फरवरी 29 दिन का हो जाएगा जिस साल, तो उस साल एक साल कितने दिन का होगा? 366 दिन का। तो उस साल को लीप वर्ष या उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये भी सही है। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री है तो ऐसे झुकी हुई है हमेशा। तो यहाँ भी ऐसे ही सेम झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने कक्ष पर हमेशा किस दिशा में झुकी हुई है? एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष को 4 ऋतु में, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बताएं ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण इस ऋतु में परिवर्तन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध किसके समीप होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसी कारण लगभग 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटी रातें 21 जून को। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं और उत्तर ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं और इस टाइम जून में उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं। इस पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। इसको मैप में हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये है हमारा 21 जून या उत्तर अयनांत। ये है पृथ्वी का कक्षीय अक्ष तल। ये पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व।
अभी पढ़ के आ रहे हैं कि सूर्य हमेशा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है। ये हमारा हो गया कर्क रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा नहीं होगा, ये है कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये हमारा उत्तरी ध्रुव। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, और पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो कर्क रेखा पर ध्रुव पे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ उजाला है, और इस ध्रुव उजाला है, लेकिन सूर्य की किरणों को तिरछी पड़ने के कारण वहाँ उतना अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ पाती जहाँ यहाँ कर्क रेखा से ऊपर जितनी गर्मी पड़ती है, और पूरे दिन सूर्य चमकता रहता है। ये प्रदीप्त वृत्त हो गया, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं उस भाग को, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही हैं उस भाग को अलग करने वाला वृत्त है प्रदीप्त वृत्त। यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा दिन कैसे हो रहा है। ये हमारा प्रदीप्त वृत्त है। यह 2 भागों में दिन और रात को डिवाइड करता है। दिन और रात को 2 भागों में डिवाइड करता है प्रदीप्त वृत्त। यहाँ विषुवत वृत्त के पास दिन और रात दोनों बराबर है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाएंगे उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा होता जाएगा और रातें छोटी हो रही हैं। फिर और ध्रुवों के पास जाएंगे तब भी दिन बड़ी रहेंगी, रातें छोटी रहेंगी। दिन बड़ा रहेगा, रात छोटी रहेगी। और यही चीज़ जैसे दक्षिणी गोलार्ध में है तो दिन छोटा हो रहा है और हमारी रातें बड़ी हो रही हैं। दिन छोटा होता जा रहा है और रातें बड़ी होती जा रही हैं। ऐसा क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी ज़्यादा पड़ रही हैं, तो यहाँ दिन की अवधि ज़्यादा हो रही है और रातें छोटी हो रही हैं। और इसी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी जून में ही उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। क्या जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है भी इसको हम लोग समझते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं। जब दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं तो इसे इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसको देखते हैं। और हम लोग देखें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ी और रातें छोटी होती हैं और भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा के पास चमकती हैं। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई धीरे धीरे ऐसे आती इस स्थिति में आ जाती है। कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर में जब पृथ्वी यहाँ पहुँचती है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट विषुवत रेखा पे पड़ने लगती हैं। सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर। इससे पृथ्वी के पूरे भाग में समान रूप से सूर्य की प्रकाश पहुँचने लगती हैं। समान प्रकाश पहुँचती है तो दिन और रात बराबर होने लगती हैं। जब दिन रात बराबर होगा, यहाँ देखते हैं सूर्य की किरणें सीधे विषुवत वृत्त पे आ रही हैं।
सूर्य की किरणें डायरेक्ट विषुवत पे पड़ रही हैं। तो यहाँ सूर्य की किरणों को डायरेक्ट विषुवत पे पड़ने के कारण पूरे भाग पर बराबर तापमान बना रहता है। तो दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होती हैं। तो ये जो हमारा प्रदीप्त वृत्त है यह इसके समानांतर हो जाता है 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की किरण डायरेक्ट यहाँ पड़ती हैं। तो दोनों ध्रुवों के पास बराबर उजाला बराबर मात्रा में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचता रहता है। तो दोनों जगह बराबर दिन और बराबर रातें होती हैं। जितनी बड़ी यहाँ रात है उतनी बड़ी इधर दिन भी होगा। जितनी बड़ा दिन इधर होगा उतनी बड़ी रात भी इधर है। यहाँ भी जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात है। जितना बड़ा दिन इधर है उतनी बड़ी रात इसके अपोजिट यहाँ भी है। ध्रुव पे जितनी बड़ी दिन होगी उतनी बड़ी रात होगी, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव हो या विषुवत रेखा हो। जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी। दिन और रात बराबर हो जाते हैं कब? 23 सितंबर को। इसी को विषुव कहते हैं। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। ऐसा कारण क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। सीधे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ रही हैं। तो प्रदीप्त वृत्त दोनों भागों का बराबर होता है। दिन बराबर रात बराबर। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रातें होती हैं। आगे देखते हैं इसके अपोजिट जब पृथ्वी चलते घूर्णन करते हुए ऐसे आती है, यहाँ इस स्थिति में पहुँची है, तब सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पे सीधे पड़ने लगती हैं। ये मकर रेखा है। सूर्य की किरण डायरेक्ट मकर रेखा पे पड़ रही हैं। मकर रेखा पर सूर्य की पड़ने के कारण सूर्य की तिरछी किरणें दक्षिण ध्रुव पे पड़ती हैं और उत्तरी ध्रुव का कुछ भाग पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो हमारी प्रदीप्त वृत्त इस तरह बनेगा जो दिन और रात को अलग करेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सूर्य की मकर रेखा पर प्रकाश, सूर्य का किरणों का मकर रेखा पर पड़ने का प्रभाव पड़ता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होने लगता है और रातें बड़ी होने लगती हैं। रातें बड़ी हो रही, दिन छोटा हो रहा। रातें बड़ी, दिन छोटा, रातें बड़ी, दिन छोटा। लेकिन विषुवत रेखा के पास रात और दिन हमेशा बराबर होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट दिन बड़े होते हैं, रातें छोटे होने लगती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं। तो इसी को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यह हमेशा 22 दिसंबर को होता है। परिक्रमा करते हुए पृथ्वी फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। 21 मार्च में देखते हैं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। 21 मार्च को भी सूर्य की किरणें पृथ्वी के समानांतर एकदम ठीक विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं 21 मार्च को भी। तब भी दिन रात बराबर होता है प्रदीप, क्योंकि जितना बड़ा दिन इधर हो रहा है उतनी बड़ी रात, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात हो रहा है। क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण समान रूप से अपने प्रकाश को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक तिरछी फैला पा रही हैं। सूर्य की तिरछी किरणें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर समान रूप से फैल रही हैं। इसीलिए दिन और रात पूरे पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। दक्षिण अयनांत जब होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। इसी को अयनांत कहता है। उत्तरी अयनांत हमेशा 21 जून को और दक्षिणी अयनांत 23 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत और 21 जून को उत्तर अयनांत होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं।